हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने आई के बारे में डिटेल में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन ईयर, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। तो देखो, जो ईयर जो होता है वो दो सेंसरी फंक्शन करता है। एक अपनी बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। बॉडी बैलेंस जो होता है, जब अपन चलते हैं या फिर जब अपन रुके हुए हैं और अपना हेड मूव करवाते हैं आगे पीछे, तो ये इस कंडीशन में भी जो बैलेंस होता है वो बैलेंस करवाना और सुनने में हेल्प करता है। यही वजह है कि ईयर जो है वो क्या कहलाता है, स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, क्योंकि इसके दो सेंसरी फंक्शन है, एक हियरिंग और एक मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में भी दोनों तरह के मेंटेनेंस या दोनों तरह के बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस जब अपन सीधे खड़े हो और अपने बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं, या फिर जब अपन वॉक करते हैं, ठीक है। तो ईयर जो है वो एक स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है और ये दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है ईयर का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो देखो, ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और इन सब के बारे में अपन एक एक करके आराम से देखेंगे और इन सबको एक साथ एक अपने एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, उससे भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि किस पोर्शन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो आउटर ईयर में तीन स्ट्रक्चर होते हैं। ईयर पिन्ना, जो सबसे बाहर की तरफ जो अपन कान देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना, कान का जो पोर्शन अपन देख पाते हैं। फिर एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल, जो अपने कान के अंदर जो कैनाल जाती है अंदर की तरफ, जिसमें अपन ईयरबड वगैरह डाल के साफ करते हैं, जो करना नहीं चाहिए, साफ करते हैं, वो वाली जो कैनाल जो होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो ईयर कैनाल के सबसे लास्ट में एक पर्दा होता है, जिसे अपन कहते हैं ना कान का पर्दा, ईयर ड्रम, वो ये सब किस में आते हैं, आउटर ईयर में। उसके बाद ईयर ड्रम के आगे एक कैविटी होती है जिसमें तीन छोटी छोटी सी बोन होती है, जिन्हें कहते हैं ऑसिकल्स। और क्योंकि कान में है तो उन्हें कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन सी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मेलियस जो होती है वो सबसे पहली ईयर ऑसिकल्स होती है, फिर इनकस और फिर स्टेपिज। इनका सीक्वेंस अपन याद कर सकते हैं, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ठीक है। उसके बाद इनका क्या फंक्शन है सब अपन बाद में समझेंगे। फिर इनर ईयर, इनर ईयर में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक बॉनी स्ट्रक्चर होता है जिसे बॉनी लेब्रियंथ कहते हैं, और एक मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है जिसे मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कहते हैं। इसे अपन उस वाले इनर ईयर में और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर, और इसका जो एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर को समझने के लिए ये डायग्राम है। देखो, ये अपना जो है वो क्या है, ईयर पिन्ना, ठीक है। और ईयर पिन्ना में यहां की तरफ देखो एक छोटा सा कैविटी जैसा दिखता है जिसे कॉन्का कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अंदर की तरफ कैनाल, ठीक है। और ये कैनाल के सबसे लास्ट में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर हो गए, तीन हो गए एक्सटर्नल ईयर में, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक एक करके अपन सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ईयर पिन्ना। अब ईयर पिन्ना क्या होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। एक तो ये सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टर है, आप और किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में ईयर पिन्ना देखने को नहीं मिलता। हालांकि मैमल्स में भी वेल्स, डॉल्फिन और प्लेटिपस, इनमें ईयर पिन्ना नहीं होते, ठीक है। ईयर पिन्ना जो होता है वो किसका बना होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आप सब जानते हो, बोन जैसा शेप मेंटेन करती है, लेकिन एक्चुअल में बोन नहीं होती वो। और फाइब्रो इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिक फाइबर भी होता है और येलो कलर की होती है, ठीक है। तो येलो फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज की ये बनी होती है। और कौन से फाइबर होते हैं इसमें, कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। मैमल्स कैन मूव देयर ईयर पिन्ना, मैमल्स जो होते हैं अपने ईयर पिन्ना को मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन में ईयर पिन्ना को मूव करवाने वाली जो मसल्स होती है वो जो होती है वेस्टिजियल होती है। और वो मसल्स कौन सी होती है, ऑरिक्यूलर मसल्स, और वेस्टिजियल होती है, मतलब वो कुछ काम नहीं करती। इसी वजह से मैमल्स में से ह्यूमन जो है अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं करवा पाते।
तो मैमल्स कैन मूव देयर ईयर पिन्ना बट ह्यूमन ईयर पिन्ना इज नॉन मूवेबल, और इसकी वजह क्या है, ऑरिकल मसल्स जो होती है वेस्टिजियल होती है। अगर आपको पूछे ह्यूमन ईयर में से कौन सा स्ट्रक्चर वेस्टिजियल है, तो ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, ईयर पिन्ना को मूव करवाने वाली मसल्स जो है वो वेस्टिजियल है। ईयर पिन्ना हैज कैविटी, ईयर पिन्ना में देखो यहाँ पर जो ये कैविटी होती है इसको कहते हैं कॉन्का। क्या कहते हैं, कॉन्का। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, ईयर पिन्ना के बारे में। द फंक्शन ऑफ ईयर पिन्ना क्या है, अब ईयर पिन्ना जो है आसपास से साउंड को कलेक्ट करके किस में पास करती है, ऑडिटरी कैनाल में, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जा सके। तो इसका मतलब ईयर पिन्ना का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, सॉरी, साउंड को कलेक्ट करना। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, यहाँ पर क्या था, कैविटी थी कॉन्का, और यहाँ पर क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहती है। यहां से जब साउंड जाता है तो कुछ पार्टिकल और भी जा सकते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए यहां पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, और ये ईयर पिन्ना में भी होती है और मीटस में भी होती है, मतलब ऑडिटरी कैनाल में भी होती है। और ये हेयर और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड से जो वैक्स आता है वो दोनों क्या करता है कि जो भी चीज अंदर जा रही है उसमें डस्ट पार्टिकल हो गया, एयर वगैरह भी तो जा ही रही है, तो डस्ट पार्टिकल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उन्हें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक नहीं जाने देते। एक अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है उसको कहते हैं सीरोमिनस ग्लैंड, और जो मोम जैसा वैक्स जैसा ईयर वैक्स जो निकलता है उसे अपन कहते हैं सीरोमीन, और इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट ईयर ड्रम फ्रॉम डस्ट एंड अदर पार्टिकल। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये वाइब्रेट करती है, जब साउंड वेव इसके पास में पहुंचती है तो ये वाइब्रेट करती है, जिससे अपन सुन पाते हैं। आगे भी कोई मैकेनिज्म होगी, अभी अपन देखेंगे, लेकिन ये पहली चीज है, जब साउंड अपने कान में जाता है तो सबसे पहले ये वाइब्रेट करती है। एयर प्रेशर जो होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। देखो ये एकदम मेम्ब्रेन है थिन सी, अगर किसी भी एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा तो ये पहले से उस तरफ कम, मतलब मुड़ जाएगी, या मतलब ऐसे प्रेशर फील करेगी, तो फिर साउंड की वजह से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। तो इसे फ्रीली वाइब्रेट करने के लिए इसके इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ एयर प्रेशर बराबर होना चाहिए। अब ये कैसा होगा, इसमें मिडल ईयर काम करेगा, वो अभी अपन देखते हैं। पहले ये अपने किसके बारे में था, एक्सटर्नल ईयर के बारे में था, जिसमें अपन को 3 पोर्शन करने, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मिडल ईयर। देखो मिडल ईयर करने से पहले अपनी बुक में जो डायग्राम दे रखा है ईयर का स्ट्रक्चर, उसे अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो आप सबसे बाहर देख पा रहे हैं ये अपना क्या है, ईयर पिन्ना, और ये ईयर पिन्ना की जो कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉन्का। फिर ये आगे की तरफ क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जो कहां तक जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, और यहां तक का जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा कौन सा है, एक्सटर्नल ईयर है। इसके बाद जो ये आप ये रेड कलर में ये पोर्शन देख पा रहे हैं, ये पूरा कौन सा है, मिडल ईयर है। और इस मिडल ईयर में अगर अपन जूम करके देखें तो कुछ 3 तरह की बॉन्स होती है। ठीक है, ये अपने ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के ऊपर एक होती है मेलियस जो हैमर शेप की होती है, फिर है इंकस, और फिर है स्टेपिज। स्टेपिज जहां पर अपन घोड़े के ऊपर जब घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जहां पर अपन पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं उस शेप की होती है। ठीक है, तो 3 तरह की बॉन्स होती है, छोटी होने की वजह से इन्हें ऑसिकल्स कहते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और स्टेप्स जो होती है वो अपनी बॉडी की सबसे छोटी बॉन होती है। ठीक है, तो ये अपने मिडल ईयर का जो है वो कंपोनेंट हो गया। एक और चीज, अब ये करेगी क्या, तो जब साउंड वेव यहाँ ट्रेवल करते हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आती है तो ये वाइब्रेट करती है, और इसके वाइब्रेशन मेलियस में, फिर इंकस में और फिर स्टेपस में आगे की तरफ जाते हैं। और ये स्टेपिज जो है देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको क्या कहते हैं, ओवल विंडो। क्या कहते हैं, ओवल विंडो। तो ओवल विंडो में जाकर खुलती है, और उसके आगे अपने स्ट्रक्चर आता है जो कि कौन सा है, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में देखो आप ये एक कॉइल पोर्शन देख पा रहे हैं, ये कॉइल पोर्शन तो है कॉक्लिया। क्या है, कॉक्लिया। और इस कॉइल पोर्शन के ऊपर यहाँ पर होता है वेस्टिब्यूलाई, और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर अपने क्या होगा, इंटरनल ईयर होगा। अब वापस आते हैं अपन ने मिडल ईयर पे।
तो द मिडल ईयर कंटेन 3 ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस और स्टिपिस। ठीक है, इसमें से मेलियस जो होती है वो अटैच होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और स्टिपिस जो होती है वो अटैच होती है कहाँ पर, ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया की ओवल विंडो पर अटैच होती है। ठीक है, द ईयर ऑसिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। देखो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, लेकिन जो इंटरनल ईयर होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, तो वाइब्रेशन और अच्छे से काम करे इसके लिए उन वाइब्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये वाइब्रेशन जब ईयर ऑसिकल से होकर जाते हैं तो वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वाइब्रेशन और एम्पलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर इंटरनल ईयर में देखो, यहाँ पर एक नीचे की तरफ से रास्ता जा रहा है, इसे कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, और ये अपने फेरिंग्स में जाकर खुलती है। अब देखो इसका फायदा क्या है, मैंने जब आपको ईयर ड्रम पढ़ाया था तो मैंने बोला ईयर ड्रम के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एयर प्रेशर बराबर होना चाहिए ताकि ये फ्रीली मूव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो एयर आ ही रही है, और यहाँ पर भी एयर से कनेक्ट करने के लिए फेरिंग से कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि फेरिंग से इस तरफ ये रास्ता कनेक्ट हो जाए ताकि दोनों तरफ एयर प्रेशर बराबर रहे, और बराबर रहेगा तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आसानी से मूव कर पाएगी। देखो अक्सर ऐसा होता है जैसे अपन कान में कोई ईयर ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो वो इसी रास्ते की वजह से थोड़ी बहुत अपने थ्रोट में भी आ जाती है, या फिर अपन को बहुत लंबे समय तक अगर कोई थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक रहने पर बैक्टीरिया हो सकते हैं यहाँ पर भी आ जाए और कान में भी दर्द होने लग जाए। तो ये एक रास्ता है। तो अगर आपको पूछे कि मिडल ईयर जो है अपने अपने जो थ्रोट जो होता है उससे कनेक्टेड होता है, किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। तो और इसका फंक्शन क्या होता है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एयर प्रेशर क्या करके रखता है, बराबर करके रखता है। तो इट हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। तो ये अपने किसके बारे में था, मिडल ईयर के बारे में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन लेते हैं इनर ईयर या इंटरनल ईयर। तो देखो इनर ईयर जो होता है उसे लेब्रियंथ भी कहते हैं, और ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, अभी तक जो अपन ने एक्सटर्नल ईयर देखा था, मिडल ईयर देखा था, उसमें एयर फिल होता है, मतलब उसमें कोई फ्लूइड नहीं था, लेकिन यहां पर फ्लूइड फिल्ड होते हैं। ये जो चैम्बर पढ़ेंगे अपन इंटरनल ईयर में, इसमें फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है और इसे लेब्रियंथ भी कहते हैं। अब जो इनर ईयर जो होता है वो बाहर से किसका बना होता है, बोन्स का, और फिर उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, फिर अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है, और फिर उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो बाहर बोन का बना हुआ है उसे बोनी लेब्रियंथ कहेंगे, उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कहेंगे। इसे आप ऐसे समझे जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये बाहर, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, मतलब एक्सटर्नल तरफ है ना, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। ये जो ब्लैक कलर का है ये बोनी लेब्रियंथ है, और उसके अंदर पेरीलिम्फ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पेरीलिम्फ, फ्लूइड भरा हुआ है। और इस पेरीलिम्फ के अंदर एक और मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी शेप के, जैसा बोनी लेब्रियंथ का शेप होगा वैसे ऑलमोस्ट वैसे ही शेप के मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ स्ट्रक्चर होगा। और फिर उसके अंदर क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। जैसे अपने पेन जो होता है उसकी जो बाहर वाली कवरिंग है उसे अपन मान लेते हैं बोनी लेब्रियंथ, और उसके अंदर जो रिफिल होती है उसको अपन मान लेते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, और पेन की कवरिंग और रिफिल के बीच में ऐसा मान लेते हैं एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि कौन सा है, पेरीलिम्फ, और रिफिल के अंदर जो इंक भरी हुई है वो कौन सी हो गई, एंडोलिम्फ। तो इस तरीके से इंटरनल ईयर के हर जगह ऐसा ही होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, बोनी लेब्रियंथ, उसके अंदर पेरीलिम्फ, उसमें क्या भरा होगा, उसमें मतलब क्या होगा, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होगा, और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ का स्ट्रक्चर या शेप वैसा ही होगा, जैसा बोनी लेब्रियंथ का था, और उसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होगा जिसे क्या कहेंगे, एंडोलिम्फ। द बोनी लेब्रियंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स, और इसमें 3 पोर्शन होते हैं, कॉक्लिया, ठीक है, वेस्टिबुलाई और सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, और क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चर है, इन 3 बोनी स्ट्रक्चर में 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी होंगे। कॉक्लिया में होता है कॉक्लियर डक्ट, जिसे स्केला मीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केला मीडिया, ठीक है। वेस्टिबुलाई जो होगा उसमें यूट्रिकल और सेक्यूल होगा, जिसे ओटोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। और सेमी सर्कुलर कैनाल में सेमी सर्कुलर डक्ट होगी। एक और चीज,
वेस्टिबुलाई और सेमी सर्कुलर कैनाल को एक साथ वेस्टिबुलर एपरेटस भी कह सकते हैं। जो कॉक्लिया जो होता है अपना हियरिंग ऑर्गन है अगर ईयर में भी देखे तो, और ये वेस्टिब्यूलर जो एपरेटस है ये अपना बैलेंसिंग वाला पोर्शन हैंडल करता है। ईयर कैसा था, स्टेटो एक्रोस्टिक ऑर्गन था, तो ये जो है अपना बैलेंस भी बना रहा है और सुनने में भी हेल्प करता है। तो बैलेंस में हेल्प करता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस और सुनने में हेल्प कौन करता है, कॉक्लिया हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला लेते हैं कॉक्लिया। तो देखो कॉक्लिया जो होता है वो एक कॉइल्ड पोर्शन होता है। ये देखो आप यहां तक क्या था, अपने मिडल ईयर था, और मिडल ईयर के बाद में ये देखो ये सिर्फ मैंने कॉक्लिया वाला पोर्शन बनाया, ऐसे टर्न में होता है। तो ये कॉक्लिया का ये पोर्शन है जो कैसा है, कॉइल्ड पोर्शन है। ठीक है, और ये अपना क्या है, हियरिंग ऑर्गन है। ये स्पाइरल होता है। अब कुछ बुक में लिखा होता है ऑलमोस्ट 3 टर्न, 2.5 टर्न, 2 3/4 टर्न, मतलब 3 टर्न कंप्लीट नहीं होते, और स्नेल के जैसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब अगर मैं इसके अंदर भी देखूं तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। ये वाला जो देखो यहां पर क्या थी, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज कहां खुलती है, ओवल विंडो में खुलती है। और ये ओवल विंडो में देखो ये जो स्पाइरल जिसमें रेड रेड डॉट बना रखे हैं, ये वाला पोर्शन है स्केला वेस्टिबुलाई। उसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेनस ब्लैक कलर से जो बना रखा है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है कॉक्लिया का, जिसे क्या कहते हैं, स्केला मीडिया, या इसे कॉक्लियर डक्ट भी कह सकते हैं। और फिर वापस नीचे की तरफ कौन सा होगा, बॉनी पार्ट ही होगा, और वो वाला कौन सा होगा, स्केला टिम्पेनाई। और ये स्केला टिम्पेनाई जो है राउंड विंडो में ओपन होती है और वापस कहाँ खुल जाती है, वो मिडल ईयर में खुल जाती है। तो ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है स्केला वेस्टिबुलाई, और स्केला टिम्पेनाई राउंड विंडो से कनेक्ट होती है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई ये दोनों किसके पोर्शन है, बॉनी लेब्रियंथ के। देखो ऊपर भी बॉनी लेब्रियंथ, नीचे भी बॉनी लेब्रियंथ, तो यहां पर भी ये भी बॉनी लेब्रियंथ है, ये भी बॉनी लेब्रियंथ है, और इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होगा। वो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सा है, स्केला मीडिया। अगर मैं पूछूं कि स्केला वेस्टिबुलाई में कौन सा लिक्विड भरा होगा, तो पेरिलिम्फ, क्योंकि बॉनी लेब्रियंथ है। यहां पर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। और स्केला मीडिया जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है, उसमें कौन सा होगा, एंडोलिम्फ होगा। एक और चीज यहां पर देखो, यहां देखो दो तरह की अपने वो क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन यहां पर ऊपर की तरफ है, ये वाली, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं रिस्नर मेम्ब्रेन, जो किस किस के बीच में, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में। और एक है अपने बेसिलर मेम्ब्रेन, जो किस किस के बीच में, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में। तो अपनी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो ये कॉक्लिया वाला पोर्शन है, इसमें दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, रिस्नर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन जो है कॉक्लिया को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देती है। स्केला वेस्टिबुलाई जो कि बॉनी पोर्शन है, स्केला टिम्पेनाई जो कि बॉनी पोर्शन है, और उन दोनों के बीच में स्केला मीडिया जो एक मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। देखो इस तरफ भी मेम्ब्रेन है, इस तरफ भी मेम्ब्रेन है। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ भरा होता है, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ भरा होता है, स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ भरा होता है, ठीक है। और ये स्केला मीडिया मेम्ब्रेनस पार्ट है कॉक्लिया का, जिसके एक तरफ रिस्नर मेम्ब्रेन है और एक तरफ कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अपने कॉक्लिया का स्ट्रक्चर है। इसको अभी अपन और भी डिटेल में देखते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो कॉक्लिया के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में अपनी बुक में एक डायग्राम है, तो उसे समझने से पहले अभी जो डायग्राम बनाया था वो अपन समझते हैं। तो यहाँ तक अपना था मिडल ईयर। मिडल ईयर में यहाँ एक बॉन होती है स्टेपिस, और वो ओवल विंडो से होते हुए इस वाले पोर्शन में खुलती है, जिसे अपन ने क्या बोला है, स्केला वेस्टिबुलाई, जिसे वेस्टिब्यूलर कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी तरफ और बॉनी पोर्शन होता है, बॉनी लेब्रियंथ होता है, जिसे स्केला टिम्पेनाई कहते हैं, टिम्पेनिक कैनाल कहते हैं। और इन दोनों पोर्शन के बीच में ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है, जिसे स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट कहते हैं। और इस वाले पोर्शन में जो स्केला वेस्टिबुलाई जो होता है, स्केला टिम्पेनाई से कनेक्टेड होता है, हेलिकोटर्मा करके एक स्ट्रक्चर होता है, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ से स्केला मीडिया से ऑडिटरी नर्व्स जो होती है वो अराइज होती है। जब इसको अपन कट करेंगे तो इसका ट्रांसफर सेक्शन, मतलब इसको कट करने पर अपन को ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और उस स्ट्रक्चर में भी 3 पोर्शन देखो साफ दिख रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई। ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ दिख रहा है, देखो ये क्या है, स्केला टिम्पेनाई।
और ये बीच में जो ब्लैक कलर का मेम्ब्रेनस लेब्रियन था वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि क्या है, स्केला मीडिया। अब अगर ये मेम्ब्रेनस लेब्रियन है तो इसके दोनों तरफ मेम्ब्रेन होगी। तो देखो यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं आप, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है, रिस्नर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया के फ्लोर पे भी देखो एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को क्या लेबल कर रखा है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है अपना सेंसरी पोर्शन होता है हियरिंग के लिए, जिसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ये सेक्शनल व्यू है किसका, कॉक्लिया का। एक बार आप इसे अच्छे से समझिए, ड्रॉ कीजिए, फिर अपन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का डायग्राम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो एक चीज और रह गई है, अपने एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, उसको अपन पहले समझते हैं। दे रखा है कि द मेम्ब्रेन्स ऑफ कॉक्लिया, कि कॉक्लिया की मेम्ब्रेन, और कौन कौन से नाम दे रखे हैं, रिस्नर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फ्लूइड फिल्ड बोनी लेब्रियंथ इनटू टू पार्ट। देखो मैंने पहले ही बोला है, ऊपर वाला और नीचे वाला बोनी लेब्रियंथ का पार्ट है, और इसे दो को डिवाइड करने का काम किसका है, रिस्नर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दोनों की वजह से ये बोनी लेब्रियंथ के दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर चला गया और एक नीचे। ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, स्केला वेस्टिबुलाई, और नीचे वाला कौन सा है, स्केला मीडिया। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्शन है वो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सा हो गया, स्केला मीडिया हो गया, ठीक है। तो द स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड स्केला मीडिया, ये किससे फिल्ड होता है, एंडोलिम्फ से फिल्ड होता है। स्केला वेस्टिबुलाई एंड एट द ओवल विंडो, ये अभी अपन ने देखा था, ये कहाँ पर होती है, ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है। और ये वाली कहाँ से होती है, राउंड विंडो से कनेक्टेड होगी। किससे कनेक्टेड होगी, राउंड विंडो से, ताकि वापस ये मिडल ईयर में खुल सके, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ दे रखा है, ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब अपन ये वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। देखो इसका स्ट्रक्चर अपनी बुक में नहीं है, पर आप डिटेल में देख लो। वैसे अपन को इसके सिर्फ सेंसरी हेयर से मतलब है, लेकिन एक बार ये दिखता कैसा है इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम किसका है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का। देखो ये है अपने बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। अपन इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझेंगे, थ्योरी अपन ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जो अपने एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मैंने लेबल नहीं किया, इसे पिलर सेल्स कहते हैं। और इसके बीच में यहाँ पर कॉक्लियर जो है कैविटी भी होती है, देखो गैप भी देख पा रहे हैं। इसके इस तरफ और इस तरफ बेसिलर सेल्स होती है, बेसल सेल्स होती है, और बेसल सेल को डाइटर सेल्स भी कहते हैं। और इनके ऊपर देखो ये हेयर सेल्स है, और ये हेयर सेल जो है अपने सेंसरी सेल है, जो अपनी बुक में इनके बारे में दे भी रखा है। इस तरफ जो तीन सेल देख पा रहे हैं ये आउटर हेयर सेल कहलाती है, इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं वो इनर हेयर सेल कहलाती है। और इसके ऊपर देखो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और ये स्टीरियोसीलिया एक मेम्ब्रेन के टच में है, जिसे टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा ये देखो बाद में सपोर्टिंग सेल्स वगैरह और भी स्ट्रक्चर में और भी है, लेकिन अपन को उन सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपन को जो मेन जो अपन चीज पे फोकस करना है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, इन हेयर सेल पे, और हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया पर, और बेसिलर मेम्ब्रेन पे। तो अपन को ये याद रखना है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, उसमें हेयर सेल्स होती है, हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया होते हैं, और एक टेक्टोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और इन हेयर सेल से नर्व्स निकलती है, जो कलेक्टिवली ऑडिटरी नर्व या कॉक्लियर नर्व बनाती है, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है, इस वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं रेटिकुलर लेमिना, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। तो द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड एट बेसिलर मेम्ब्रेन। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ वो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, और अपन को उसी से ही मतलब है, ठीक है। इट कंटेन हेयर सेल एज रिसेप्टर सेल, देखो ये हेयर सेल है जो कि रिसेप्टर सेल है। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एफरेंट नर्व फाइबर, देखो इससे एफरेंट नर्व फाइबर या सेंसरी फाइबर निकलते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन बनाएंगे, ठीक है, नर्व बनाएंगे, सॉरी। A large number of process called stereocilia are projected from apical part of hair cell, देखो हेयर सेल के एपिकल पार्ट से क्या निकल रहे हैं, स्टीरियोसीलिया निकल रहे हैं। Above the row of hair cell a thin elastic membrane present, देखो एक ऊपर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में अपनी बुक में इतना ही दे रखा है, ठीक है, और इतना ही काफ़ी है। अगर आपके कोई एग्जाम में इसका डायग्राम वगैरह आए और आप बनाना चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे अपन ने जब
गैस्टेटरी रिसेप्टर किए थे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर किए थे, तो उसमें जनरली 3 तरह की सेल हुआ करती थी, सेंसरी सेल, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल। तो यहाँ पर भी होती है। सेंसरी सेल कौन सी है? ये हेयर सेल्स है। सपोर्टिंग सेल्स कौन सी होती है? जो आसपास सेल देख पा रहे हैं वो सपोर्टिंग सेल है, जिन्हें सेल ऑफ हैंसन कहते हैं। और बेसल सेल जो हेयर सेल के नीचे देख पा रहे हैं, जिसे डाइटर सेल, फेलेंजियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद करना चाहें तो ये भी नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। आगे बढ़ते हैं और जो अपने इंटरनल ईयर है उसका सेकंड पोर्शन लेते हैं, जो कि है वेस्टिब्युलर एपरेटस। अभी तक अपने कॉक्लिया के बारे में देखा, अब अपन देखते हैं वेस्टिब्युलर एपरेटस। अब वेस्टिब्युलर एपरेटस में भी 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल, और उस सेमी सर्कुलर कैनाल में मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के फॉर्म में क्या होगा? सेमी सर्कुलर डक्ट। और एक होगा वेस्टिब्यूल जो कि बोनी लेब्रियंथ है, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सा होगा? ओटोलिथ, जो 2 होंगे सैक्यूल और यूट्रिकल। देखो जैसे कॉक्लिया थी वैसे के वैसे वेस्टिबुलर अपरेटस है। कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपरेटस दोनों इंटरनल ईयर का पोर्शन है, जिसमें बाहर की तरफ बोनी लेब्रियंथ होता है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है। कॉक्लियम में अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सी थी? स्केला मीडिया थी, जिसे अपन कॉक्लियर डक्ट भी कह सकते हैं। और वेस्टिबुलर एपरेटस में पहले तो 2 पोर्शन होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जिसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सी होती है? सेमी सर्कुलर डक्ट। और एक होता है वेस्टिब्यूल जिसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कौन सी होती है? ओटोलिथ, जिसे सैक्यूल और यूट्रिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कॉक्लिया जो है अपना हियरिंग ऑर्गन है और ये अपना बैलेंसिंग ऑर्गन है। अब यहां पर भी 2 है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो अपना डायनेमिक बैलेंस बनाती है, जब अपन चलते हैं तब बैलेंस बनाती है, और वेस्टिब्यूल जो होती है अपना स्टैटिक बैलेंस बनाती है। ठीक है, तो देखो सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में देखते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस तरह की होती है, ये देखो ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, ये तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो 3 होती है सेमी सर्कुलर कैनाल, और ऑल डिफरेंट प्लेन और एक दूसरे के राइट एंगल में होती है। और ये बाहर की तरफ से बोनी लेब्रियंथ होती है, और इनके अंदर क्या होती है? सेमी सर्कुलर डक्ट होती है, जो कि क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है। और ऑब्वियस थिंग है, अगर सेमी सर्कुलर डक्ट मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? पेरिलिम्फ, और अंदर की तरफ क्या होगा? एंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कंटेन एंडोलिम्फ और सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ। एक देखो इन कैनाल का जो बेस है वो फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और इसके अंदर इसका सेंसरी पार्ट होता है, जहां से ये सुन पाता, मतलब बैलेंस में हेल्प करेगा। जैसे कॉक्लिया में सेंसरी पार्ट कौन सा था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल के फूले हुए पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला, और उसमें उसका सेंसरी पार्ट होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, या अपन नॉर्मली क्रिस्टा ही कहेंगे। और ये जो है हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करेगा? अपने बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? द बेस ऑफ कैनाल इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला, और विच कंटेन सेंसरी पार्ट, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। एक और चीज सेकंड जो है वो अपने है वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल जो होती है इसके इस वाले जो ये फूले हुए पोर्शन होता है इसके आगे ही होती है। बॉनी वेस्टिब्यूल जो होगा उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस वो होता है मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, उसे कहते हैं ओटोलिथ, और इसमें 2 स्ट्रक्चर आते हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल। ऑब्वियस थिंग है ये सराउंडेड होंगे पेरिलिम्फ से, और इनके अंदर क्या होगा? एंडोलिम्फ होगा। जैसे यहां एम्पुला थी और एम्पुला के अंदर सेंसरी पार्ट था क्रिस्टा, वैसे कहते हैं सैक्यूल और यूट्रिकल में भी एक सेंसरी पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? मैक्यूला। ठीक है, और देखो ये दोनों जो होते हैं प्रोजेक्टेड पोर्शन होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोजेक्टेड पोर्शन होते हैं, थोड़े से उभरे हुए पोर्शन होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड पोर्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से उभरा हुआ होगा मैक्यूला भी और क्रिस्टा भी। ठीक है, फंक्शन क्या है इन दोनों के? तो देखो क्रिस्टा और मैक्यूला जो होते हैं उनके ऊपर हेयर सेल्स होती है, जैसे अपन ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में भी देखी थी। बोथ आर रिसेप्टर ऑफ वेस्टिब्युलर अपरेटस, और जो रिसीव करने का काम करती है। दे इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट, मतलब ग्रेविटी की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है और चलने फिरने की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, फिर बॉडी और पोस्चर को मतलब बैलेंस करने में हेल्प करती है, अपना पोस्चर बना के रखती है। स्टैटिक बैलेंस जो होती है वो मैक्यूला बनाएगी, और जो मैक्यूला का होता है सैक्यूल और यूट्रिकल में होता है। और जो डायनेमिक बैलेंस है, जब अपन चलते हैं तो वो बैलेंस कौन बनाती है? क्रिस्टा बनाती है।
देखो मैक्यूला के अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ पार्टिकल होते हैं और उस वजह से उसे क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को ओटोलिथ कहते हैं और यही वजह सैक्यूल और यूट्रिकल को क्या कहते हैं, ओटोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो, ये अपने ईयर का इंटरनल ईयर है, तो कोक्लिया से कोक्लियर नर्व निकलती है जो बेसिकली ऑडिटरी इंपल्स लेके जाती है और वेस्टिबुलर एपरेटस से वेस्टिबुलर नर्व निकलती है जो बेसिकली अपने बैलेंस के लिए हेल्प करती है और इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं वेस्टिबुलर ओक्यूलर नर्व, जो कि अपनी 8th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये कौन सा पोर्शन हो गया, इंटरनल ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में सबसे लास्ट में एक और छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि अपन सुनते कैसे हैं उसकी मैकेनिज्म समझनी है। वैसे अपन ने ये डायग्राम से अभी तक समझ चुके हैं, लेकिन एक बार उसे चार्ट के हिसाब से और एक डायग्राम से वापस समझते हैं कि अपन कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझने के लिए अपन एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। देखो ये अपने मिडल ईयर की स्टेपिज है और फिर ये क्या बनाई अपन ने, ओवल विंडो, और जो अपने कॉक्लिया वाला पोर्शन था उसको अपन ने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, स्केला वेस्टिबुलाई जिसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है। बीच का पोर्शन कौन है, स्केला मीडिया जिसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। और ये अपन ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जिसमें अपने टेक्टोनिक मेम्ब्रेन और हेयर सेल ही शो किया। ठीक है, और ये स्केला टिम्पेनाई जिसमें भी पेरिलिम्फ भरा हुआ है। ये स्केला वेस्टिबुलाई और ये स्केला टिम्पेनाई एक स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्टेड होती है जिसको क्या कहते हैं, हेलिकोटर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिकोटर्मा। ठीक है, अपनी बुक में दे नहीं रखा लेकिन आप याद कर लेना। ठीक है, और ये जो अपने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के नीचे से देखो ये जो नर्व्स निकल रही है वो ऑडिटरी नर्व है। ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है ये बेसिलर मेम्ब्रेन है और ये रेड कलर वाली मेम्ब्रेन जो है वो रिस्नर मेम्ब्रेन। तो अपन ने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया। अब इससे अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो द एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है और फिर ऑडिटरी कैनाल में पास कर देगा और ऑडिटरी कैनाल से वो साउंड होता हुआ कहां तक जाएगा, ईयर ड्रम तक जाएगा। तो एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम टू ईयर ड्रम। फिर ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेंगे और उनके वाइब्रेशन के रिस्पॉन्स से ये वाइब्रेशन कहां पर जाएगा, मिडल ईयर में। और मिडल ईयर में कौन सी होती है, बॉन्स होती है मेलियस। पहले वो वाइब्रेट करेगी, फिर वो अपने वाइब्रेशन इनकस पे ट्रांसफर करेगी, इनकस जो है स्टेपिच पे ट्रांसफर करेगी और स्टेपिच कुछ इस शेप की होती है तो वो लास्ट में ओवल विंडो पे जाके ऐसे वाइब्रेट करती है। ठीक है, और उसके वाइब्रेशन अब फ्लूइड में चले जाएंगे। जो ये ईयर ऑसिकल्स होती है ये इन वाइब्रेशन को क्या करती है, और बढ़ा देती है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ने भी वाइब्रेट किया था उसके वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि ये वाइब्रेशन अब आगे के लिक्विड में आसानी से क्या कर पाए, ट्रेवल कर पाए। ये वाइब्रेशन जो होते हैं स्केला मीडिया से होते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन तक। और इसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे मूव करने लगती और बेसिलर मेम्ब्रेन के मूव करने की वजह से हेयर सेल में ऊपर नीचे होते हैं जिससे ये जो स्टीरियोसीलिया है ये टेक्टोनिक मेम्ब्रेन पर आगे पीछे मूव करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होता है, इंपल्स जनरेट होती है और वो इंपल्स इन नर्व फाइबर से होती हुई, ऑडिटरी नर्व से होती हुई कहां तक पहुंच जाती है, ब्रेन तक। और अपन क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। एकदम सिंपल। तो अपन कहां तक देख चुके थे कि ईयर ड्रम वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव and these vibration are transmitted through ear ossicles to oval window। कहां पे जाते हैं, ओवल विंडो तक चले जाते हैं। इसके बाद the vibration are passed through the oval window onto fluid of the cochlea। कौन से फ्लूइड में, पेरीलिम्फ में जाते हैं। Here vibration generate a wave in lymph। lymph में क्या करते हैं, वेव जनरेट करते हैं। These wave in lymph induce a ripple in basilar membrane। और जब ये कहां पर पहुंचते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन के पास, तो बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करने लगती है। ठीक है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के मूव करने से हेयर सेल बैंड्स होती है और हेयर सेल के जो स्टीरोसीलिया है वो टेक्टोनिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में प्रेस होते हैं और उनके ऊपर ऐसे मतलब आगे पीछे मूव करते हैं और इसी वजह से क्या होती है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है और नर्व इंपल्स एफरेंट नर्व बोले तो सेंसरी नर्व जो कौन सी है, ऑडिटरी नर्व में चले जाते हैं। द इंपल्स ट्रांसमिटेड टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स। फिर ये जो ऑडिटरी नर्व है ये ब्रेन में कहां पे चली जाएगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चली जाएगी
और वहां पर इस मैसेज को क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा और समझा जाएगा। इन ब्रेन द इम्पल्स आर एनालाइज एंड साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। और ये अपने मैकेनिज्म होती है किसकी, लिसनिंग की। एकदम सिंपल सी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि एक्सटर्नल ईयर जो है साउंड वेव को कलेक्ट करता है, फिर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, उनके वाइब्रेशन जो मिडल ईयर होती है उनकी ऑसिकल्स में जाते हैं, वो ऑसिकल्स उन वाइब्रेशन को और एम्पलीफाई कर देती है, फिर वो जो वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो से होते हुए कॉक्लिया में जाते हैं, कॉक्लिया में पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन होते हैं और इसकी वजह से वो वाइब्रेशन कहाँ पहुंच जाते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। और बेसिलर मेम्ब्रेन के मूव करने की वजह से हेयर सेल आगे पीछे होती है, जिससे उसके स्टीरियोसीलिया टेक्टोनिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में कंप्रेस होते हैं, वहां पर इंपल्स जनरेट होती है और इस इंपल्स को ऑडिटरी नर्व कहाँ पे लेके जाती है, ब्रेन के जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है उस तक लेके जाती है और वहां पर उसे एनालाइज किया जाता है और समझा जाता है और इस तरीके से अपन सुनते हैं। तो ये अपने था ईयर के बारे में और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।